चुनाव एक बहुत छोटा क्षण है किसी डेमोक्रेसी में, इट्स ए मूवमेंट, एक बहुत छोटा सा, और हमारे पूरे देश को और हर व्यक्ति के दिमाग में, जहन में एक बात बिठा दी गई है कि चुनाव हो तो नहीं, दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज। जब इस तरह के प्रबुद्ध जो साथी बैठे वो तय करेंगे डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी बेसिकली एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द मैंडेट, डेमोक्रेसी इज ए वे ऑफ लिविंग। हाउ वी लिव, हम कैसे जीते हैं, हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हमारा सोशल स्टेचर क्या है, हमारा आर्थिक स्थिति क्या है, हमारी मानसिक स्थिति भी क्या है, हमारे सवाल क्या है, हमारा जवाब क्या है, हमारा नैरेटिव क्या है, हमारी दशा क्या है, हमारी दिशा क्या है। वो एक व्यक्ति भी है, वो एक इलाका भी है, वो एक प्रदेश, देश, जिला और कोई भी एरिया हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से जब भी आपने देखा होगा, खासतौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री देखेंगे ग्रेजुअली, मेरे से विद्वान है, मैं सबसे कम पढ़ा लिखा हूं, उसमें एक खास चीज आप देखेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और खासतौर पर कोल्ड वॉर की जब समाप्ति हुई, उसके बाद जो पूरी दुनिया का आप परिप्रेक्ष्य देखेंगे तो वहां कुछ सत्ताएं हैं जिनको मोनोपोलिस्टिक सत्ता कहते हैं, ऑटोक्रेटिक सत्ता कहते हैं, और वो ऑटोक्रेटिक सत्ता आई डेमोक्रेसी के नाम पर। और वो क्या कहती है, उसकी शुरुआत कहां से होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग, केवल नैरेटिव जोड़ेंगे, उसके बाद कहानी सुनाएंगे आपस में मिलकर। वो क्या है कि आपने साहब आज तक आपका जो इतिहास पढ़ाया गया सब बकवास है। आपके पूरे इतिहास को, जो सदियों का जो इतिहास था, उसको एक कलम से राइट ऑफ कर देंगे कि सब आपको बकवास पढ़ाया गया। इट वाज नॉट लाइक दैट, इट इज लाइक दैट। तो सबसे पहले इतिहास को रीडिफाइन करते हैं जब उस दिशा में आप जाते हैं, फिर आपके वर्तमान पे आपको कोसा जाता है और भविष्य की बिना डेडलाइन बताए हम सीधा 2047 में कूद जाते हैं। 2025 की बात नहीं करूंगा, ना 27 की करूंगा, ना कोई मेरे पास रोड मैप है, मैं 2047 की ही बात करूंगा, ताकि 22 साल बीच में आपको सवाल का सांस ना आए। ये एक पक्ष है जब इलेक्टेड डेमोक्रेसी, इलेक्टेड ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ने के पहले से आपने जोड़ लिया होगा कि पिछले 9.5 साल में क्या हुआ है, कि आपका इतिहास ये था। इतिहास के जरिए हमें तोड़ा जा रहा है। इतिहास तोड़ता नहीं कभी भी, इतिहास तो जोड़ता है। और जो हमारी फॉल्ट लाइन्स है, जब हम प्रोग्रेस करते हैं तो वो इतिहास कहीं ना कहीं हमारी उन कमियों को दूर करके हमें दोबारा से जोड़ता है कि ये हमारी कमियां थी, इनसे हम सीखें और आगे बढ़े, लेट्स मूव फ्रॉम हियर। और यहाँ उल्टा है। और उसमें जैसा साहब ने कहा, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, एक पक्ष वो है जब इतिहास को आपको वो किया जाता है, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टूल है वो हम लोग हैं, दैट इज सो कॉल्ड मीडिया। हमारा जो रोल है, हमारा रोल था खबर बताने का, आपको जागरूक करने का, आपकी बात आप तक लाने का, ना कि वैल्यू जजमेंट देने का। मेरा काम है सूचना देना। उस सूचना को आप कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, दैट इज कंप्लीटली योर पर्सपेक्टिव। आई एम नोबडी। मुझसे आप पूछेंगे तो चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आज क्या है, आज ये कि साहब खबर छापड़ी नहीं छुपानी, खबर छपी तो गड़बड़ थी। तो हम सब यही काम करें। जो जितने बड़े पद पे है उतना ही बड़ा गुनाहगार है इस पूरे उसका। तो मैंने तो हाईएस्ट पद पे भी काम करके देखा जर्नलिज्म में, और शुरुआत आप लोगों के बीच में से। तो जो इन 25 सालों में जो जर्नलिज्म जितना वर्टिकल फॉल हुआ है, आप कल्पना ही कर सकते हैं। मैंने तो जिया है उसको। पहले आप अच्छी खबर लेकर के आते थे मिनिस्ट्री की और की, तो सेठ जी आपको ब्रेकिंग अवार्ड के लिए कई बार मिले दिल्ली में, और एक हुआ कि कवरेज ही गई, उसमें नौकरी चली गई, फ्रंट पेज पे 3 बार लगी, फ्लायर लगी, यही दिन थी। अल्टीमेटली आई इन माय पेपर्स, जिसके ऊपर पता नहीं क्या मिलना चाहिए, और उसमें ये हुआ कि अगर वो खबर नहीं छपी तो 2019 के बाद आप देख रहे होगा। तो आज जिन खबरों पर स्टेट आपको शाबाशी देता था, बुला करके आपको प्रमोशन देता था, आपको तमाम तरह की सुविधाएं बढ़ती थी, उस पर यह हुआ कि साहब कोशिश कर लीजिए जाके एक बार, आपके तो पुराने संबंध हैं,
अगर कोई रिप्रोचमेंट हो सकती है तो ठीक है, नहीं तो वहां पहुंचे तो मैंने कहा टारगेट छोड़ देते। ये दौर है, और ये एक के साथ नहीं है, ये बहुत सारे साथियों के साथ है जिनको आप YouTube पे देख रहे सारे भाई। और गजब देखिए कि कहीं नौकरी नहीं है, उनमें से किसी का कहीं आर्टिकल नहीं मिलेगा, किसी अखबार में आर्टिकल नहीं मिलेगा, ब्लैंकेट में। तो ये नया मीडिया की जब बात आपने की, डॉक्टर साहब ने की, मीडिया का एक बेसिक फिलॉसफी क्या है? वी आर वॉचडॉग। कोई भी सत्ता हो, कोई सरपंच हो, जैसा चाहे ओडीसी हो, चाहे कोई भी हो, जिस भी लोग, वी आर वॉचडॉग्स। आर वी आर कंप्लीटली लैपटॉप्स नाउ, लैपटॉप गोदी में बैठे हुए, और हम किसको भौंक रहे हैं पता है आपको? उनको नहीं भौंक रहे, हम आपको भौंक रहे हैं। जो पाठक मुझे पैसे देके मेरा अखबार खरीदता है, जो बड़ा कीमती समय निकाल के मेरा यूट्यूब देखता है या टीवी पे मेरा भाषण सुनता है, मैं उसी को भौंक रहा हूं कि तुझे कुछ नहीं अकल है, तू मेरी बकवास सुन। इस पास पे हम आ गए। तो मीडिया इस पूरे घटनाक्रम में जो ये सफर है, उसका एक बहुत ही वाइटल और क्रूशियल लिंक है हमें यहां खड़ा करने में, जहां सवाल नहीं रहेंगे, सवाल पूछे जाएंगे विपक्ष से। ये पहली बार मैंने देखा विपक्ष से सवाल। एक जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाने की बजाय उसी से सवाल पूछा और उसी को जलील भी कर रहा, और एक बार 9.5 साल से कर रहा, और उसके बावजूद स्थिति बहकी रही। तो ये एक बेसिक जो कष्ट है इस पूरे सीन का, वो थोड़ा सा मेरा आपको चर्चा है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इलेक्टोरल फंडिंग की। किस तरीके से देखिए, इलेक्टोरल फंडिंग वर्ल्ड ओवर जहां जहां डेमोक्रेसी है, मोटी बात है, समझ लीजिए बिना किसी बायस के, सारे साथी एक बात याद रखें कि इस पूरी दुनिया में 200 कंपनियां हैं, कुल 200 कंपनियां हैं जो इन सारी कठपुतलियों को नचा रही हैं, चाहे वो पुतिन है, चाहे वो कोई और है, चाहे यहाँ वाले हैं, चाहे कोई। इलेक्ट्रल बॉन्ड इज अ वेरी स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ दैट। आपको याद है सारों को कि वोफर्स कार्ड 64 करोड़ का था, 64 करोड़ लाख 64 करोड़ का वोफर स्कैम है। और आज जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में हम स्कैम ना कहें इसको, चाहिए मिसअप्रोप्रिएशन तो है 20,000 करोड़ भाई 200 अरब ट्रांसपेरेंट, लेकिन भाई या तो पेट्रोलियम निकल जाएगा किसी न किसी को। और 1291 करोड़ 12,091 करोड़ दैट इज इन पीएम केयर्स फंड। पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रल फाइनेंसिंग है, चुनावी जो वो है, चाहे वो अमेरिका में बाइडेन की हो, चाहे वो ट्रंप की हो, बारिंग जापान एक अलग स्थिति है, उसकी भी हम जिक्र करेंगे। जापान के अंदर अभी हाल ही में आपने सुना होगा, सालों में एक डिनर आयोजित किया पार्टी के लिए, फंडिंग जुटाने के लिए, वहां होता है परंपरा है। और उसमें जो टारगेट था, से एक्स टारगेट, उससे ऊपर कुछ उगाही कर ली और वो बताया नहीं, और वो बात मीडिया में आ गई, वहां मीडिया, वो वाला मीडिया, यहाँ वाला मीडिया। प्राइम मिनिस्टर प्रॉमिस द नेशन कि इन 70 MPs के खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा, प्राइम मिनिस्टर की शिकायत। और आप 200 अरब डकार के, और आप क्या कह रहे हैं कि साहब मैंने तो, अगर मैं ना होता तो इलेक्ट्रिक बोर्ड खुलते ही ना, टीवी पे बैठ के कहते। अगर आप खुलवा रहे थे तो इस देश का आपको फाइनेंसिंग संविधान में क्या थे, थोड़ा सा बता दूं बहुत ब्रीफ में। जब हमारा पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट आया था 1951 में, उसके अंदर 3 बेसिक चीजें थी। वन इज लेवल प्लेइंग फील्ड। जब हम खेलते हैं तो हमारा धरातल समान होना चाहिए। ये नहीं कि मैं यहाँ खेल रहा हूँ बढ़िया पिच पे, आपको खड़े दे दिए, आपके लिए बॉलिंग करना भी नहीं है। उसके लिए क्या चीज है? सबसे पहले है समान माहौल, कानून की समानता। अर्थ पर तो बहुत बाद की चीज है, कानून की समानता, सब लेवल प्लेइंग फील्ड। जब ये स्कीम लेके आए, सारे कहते हैं, आपने सुना होगा इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम, EBS बोलते हैं। मैं जब भी बोलता हूँ टीवी पे, मैं इसको इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम बोलता हूँ। इट वाज नेवर ए स्कीम। कैसे था इसका? 1951 में साहब कानून पड़ा, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, उसमें 3 कंडीशंस थी साहब। पहली कंडीशन ये थी कि कोई भी कंपनी जब वो बनती है 3 फाइनेंशियल ईयर से पहले वो कभी भी किसी को
चुनावी चंदा नहीं दे सकते। ये व्यवस्था क्यों की थी? इसलिए की थी कि शेल कंपनियां ना बनती। कि मैं आज 2 दिनों से मिलकर कंपनी बना और परसों ये सारा धंधा करना शुरू किया, पहले ये था। दूसरा ये था कि जो मेरा मुनाफा है उस फाइनेंशियल ईयर में उसका 7.5% बाद में उसको रिलाइज किया 10% की क्या एक्सटेज हो 7.5 से 10। इन भाई लोगों ने क्या किया, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर अमेंड किया, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अमेंड किया 2017 में, और कहा कि कोई कितना भी पैसा दान कर सकता, और उसका परिणाम आपके सामने, शेयर होल्डर्स को चुनी नहीं, जो आप कंपनी के शेयर होल्डर है किसी को चुनी नहीं, और भाई लोगों को वो भी सारे फिगर्स बैठ के बात करेंगे थोड़ा सा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें पहलू है इस सारे में, ये पहली बार दुनिया में दिखा इस्टेब्लिश हुआ कि किस तरीके से भाईगिरी की गई। आज डॉक्टर मंजीत राठी के हमने सीबीआई भेजी 400 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की, परसों ये मेरे पास पहुंची, इनकी 400 करोड़ में से 100 मैंने लिए, प्रॉपर्टी डिटेच की, ईडी का नोटिस करवा, और सारी की सारी क्रोनोलॉजी मैच करती है। वो कैसे कि सीबीआई के घर आई फलाटा नहीं, खबर है, मूवमेंट है। उसके बाद ये मेरे पास आई, इन्होंने बॉन्ड खरीदा और वो बॉन्ड फिर मैंने एनकैश किया। ये आप दिल्ली का जो लिकर स्कैम है उसमें देख रहे हो। लिकर स्कैम में क्या कह रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए फलाने ने ले लिए, मैं हम तो किसी पार्टी के चक्कर में पड़ते 100 रुपए ले लिए, उसने लिए कि नहीं लिए मुझे तो पता नहीं, आपने 55 ले रखे, डेट वाइज बता सकते हैं। उनका तो किसी गवाह को आपने चोरी चढ़ाई उससे कहलवाया कि सारा फर्क, कोई ट्रेंड नहीं, कुछ नहीं, कोई क्रोनोलॉजी नहीं, आपकी तो सारी। तो अब देखिए कि जब जिस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की मैं स्पेसिफिक नाम ले दूं क्योंकि दे आर ऑन द फायरिंग लाइन नाउ, 20,000 करोड़ में से 8254 करोड़ रुपए अकेले लिया, और एक पार्टी ऐसी है सीपीआई है, पार्टी तो 3-4 सीपीआई एमएलबी का एक और भी, उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया, नॉट ए सिंगल पे एज ए पॉलिसी, और सीपीआई के खाते सील कर दिए। पता है आपको, जिस पार्टी ने 1 रुपया भी नहीं लिया उसको 11.5 करोड़ का नोटिस दे करके इनकम टैक्स का। आपने सुना है किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 1947 से आज तक देश में 54 का इनकम टैक्स दिया होगा? एक सिंगल पैसे में, केवल एक फॉर्मेलिटी है, एनुअल ऑडिट होता है, इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म कर देते हैं, आईटी अथॉरिटीज को इन्फॉर्म। 14 एमपीज और एमएलएज ने केवल 4 लाख रुपए कांग्रेस को अपनी तनख्वाह में से कैश जमा करा दे रहा थी, ग्रेट दुनिया देती। कितना निकाल दिया पता? 3531 करोड़ रुपए निकाल, मतलब 1991 में ये था, 1997 में ये था, 2004 में ये था, और सीबीआई के साथ और अच्छा किया। उनको तो कहा कि तुम्हारा तो तुम्हारे पल्ले कुछ है, तुमने जो अपना पेन था, पेन कार्ड को तुमने पुराना यूज कर दिया। अरे पेन तो है तुम्हारे पास, तो शायद वो भी नहीं है। तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड जिस डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं वो ये कि किसी के तो खाते सील कर दिए, किसी के नेता सील कर दिए, किसी के सांस सील कर दिए, और मीडिया को कॉमेडियन बना लिया। कॉमेडियन जानते हो ना आप सारे, मुझे बड़ा प्यार से भोगता है, हाँ ऑपरेशन को ही भोगता है, इनको वो उसको चाटता है। तो यहां जब हम खड़े हुए, और ये पैटर्न जो है ये वसूली का पैटर्न, ये हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखा। एक एग्जाम्पल शायद मैंने उस दिन ईवीएम की चर्चा में आपसे शेयर किया था। नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे 50s में, लेट 50s में, तो बिरला ने टेलीफोन किया, आपको केरला का इलेक्शन था, और उसने कहा कि साहब मैं 50 लाख रुपए सीपीएम को देना चाहता हूं। चिट्ठी लिखी, उस टाइम चिट्ठी लिखने का, तो आप कृपया मुझे अनुमति दें। तो नेहरू जी ने कहा कि आपका पैसा है, लीगल तरीके से आप देना चाह रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव लड़ रही है, संविधान में इसकी व्यवस्था है, पैसा आपका है, मैं करो तो यू आर मोर देन वेलकम टू गिव इट टू एनीबॉडी। एक वो दौर था, एक ये दौर है कि देख दिखा। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा गेम आया, आप समझिए, ये सीबीआई ईडी वैसे नहीं है, इसके हम कुछ
चीजें टीवी पे कह पाते, कुछ नहीं कह पाते, तमाम कारणों के चलते। इसका असली खेल हम यहाँ शेयर कर सकते। ये सारा हो क्या रहा है? ये पेगासस जो आया था वैसे नहीं आया था। जितनी भी जो टेक्निक है, स्पाइंग टेक्निक्स, ये वैसे नहीं। कैसे पता लगता है कि किसने किसको पैसे दिए? एक तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से वो सारी चीजें, उसके अलावा जो ये स्पाइंग होती है अनऑथराइज्ड, इलीगल, ये सारा खेल था। आपने कल की खबर पढ़ी होगी, कोटक बैंक वाले ने खुद तो इलेक्ट्रल बॉन्ड लिए 50 करोड़ के, और बाहर आके दे रहे 131 करोड़ के, सारे बीजेपी। तो जो बाकी 81 करोड़ थे वो कहां से आए? वो किसी और से खरीदवाए, दूसरे रूप से उसको दिए और मेरे खाते से उसको। तो क्लियर कैटेगरिकल केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन ऑल सेंस एंड टर्म्स। मैं किसी एक विद्वान IRS ऑफिसर का, मैं टीवी पे देखा वकील नजर में, बहुत विद्वान, नार्कोटिक्स ब्यूरो में भी रहे, उनसे ऐसी चर्चा कर रहा था। मैंने कहा साहब ये पैसा कौन सा है? तो आई वाज शॉक्ड एंड स्टन्ड एंड सो विल यू बी। मैंने कहा ये कौन सा पैसा है? उसने कहा साहब ये 3 तरह का पैसा है। मैंने कहा कौन सा? एक तो आपको याद होगा गुजरात की मुद्रा कोर्ट है, जो अभी भी किसी मित्र को मिली थी पीछे कुछ, 3000 किलो हेरोइन, वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे बड़ा सीजन आज तक, 3000 किलो हेरोइन, उसको गुणा करिए 5 से। उसने कहा साहब सबसे पहले ये पैसा जो साइफन हो रहा है, ये ड्रग्स का पैसा, ओपन बताया उसने। मैंने कहा कि इसको टीवी पर क्यों करते हैं? उसने कहा कि समय आएगा तो करेंगे। दूसरा उसने कहा नंबर 1 इज ड्रग डीलिंग। फिर उसने कहा गोल्ड स्मगलिंग। मैं भी हैरान रह गया, मैं इकोनॉमिक्स का आदमी नहीं। उन्होंने बताया कि गोल्ड स्मगलिंग, जब भी चुनाव नजदीक आएगा तो जो रेट है उसका ड्यूटी वो बढ़ा देंगे, और स्मगलिंग से उधर से सारी शुरू। और तीसरा सबसे शॉकिंग वो है वेपन। जितने भी इलीगल आर्म्स आप देख रहे हो देश में, आप किसी को भी देखो आजकल जो ये बदमाश घूमते हैं, कौन से मिशनरी उधर कहां से आ गए, इनके वेपन देखो आप, ऑल आर प्रोहिबिटेड डोज, सारे के सारे ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स, और वो सारे उस मार्केट से आ रहे हैं, वो सारा स्मगलिंग कर रहे हैं। और हम उस सारे में डेमोक्रेसी ढूंढ रही है। अगर मैं कहीं भी गलत हूं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ड्रिल मी लाइक एनीथिंग, बट दिस इज अ फैक्ट। और ऐसा उपहास पूरी दुनिया में ना तो पहले कभी हुआ किसी का। जो बनाना कंट्री होता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जो बनाना रिपब्लिक होता, वहां तो ये स्थितियां थी, हमारे क्या करें? आज मैंने आपको 100 रुपये दिए, कल शाम को मेरे पास वो दूसरे पहुंच गए कि तुमने उसको 100 क्यों दिए, या 1000 निकालो नहीं तो अंदर चलो। इट वॉज नेवर द केस इन इंडिया। डेमोक्रेसी वॉज वेल फॉट, वेल कंटेस्टेड। और आज आपके सामने इस सारे में जो देख रहे हैं आप, क्विड प्रो को, मैंने आपका ये भी आपने कुछ आगे से लेके आया था, अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ शेयर। अभी जितनी आपने कंपनियां देखी, ऑलमोस्ट ये 3000 के आसपास कंपनी है जिसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का सारा खेल, सभी पार्टी, वी आर नॉट आइसोलेटिंग वन और द अदर। इसमें जो टॉप 100 कंपनीज है मलिक साहब, उसमें से 43 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर CBI और ED की एक्टिव जांच चल रही है इस टाइम की। इस समय जब हम बात करें, वी आर अंडर एक्टिव रेडार ऑफ CBI। और उनका कारनामा देख लीजिए बस, 2400 करोड़ रुपए का चंदा दिया एक महीने। ये जो 43 कंपनियां हैं जो CBI ED के रेडार पर, इन्होंने 2400 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। उनमें से 1465 करोड़ का बीजेपी ने दिया। और इन 43 कंपनियों का अगर कुल लाभ देखेंगे आप 3 साल का, वो 583 करोड़। मैं एक भी शब्द पढ़ा नहीं कह रहा, ये सारा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देख सकते हैं, एट द क्लिक ऑफ अ बटन। ये है इलेक्ट्रल बॉन्ड। आपके मुनाफे से 5 गुना पैसा, 4.5 गुना पैसा कहां से आया? दैट इज अनअकाउंटेड मनी। अगर वो प्रॉफिट में था तो भी दिखता, लॉस में था तो भी दिखता। ये क्या? ये हम 43 कंपनियों की बात कर रहे हैं। इनमें एक कंपनी वो भी है सौभाग्य से, जिसमें जो उत्तराखंड में जो टनल देखी थी आपने, उस टनल में क्या हुआ था सर?
कोई चक्कर नहीं था। टनल्स बढ़ती हैं, हादसे भी होते हैं। जब भी आप टनल बनाते हो उसके साथ एक जो लेबर के एस्केप टनल बनाते हैं पहले, इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंसी, तो इस तरह का हादसा होता दे कैन इमीडिएटली एस्केप। एस्केप टनल के पैसे नहीं थे, बीजेपी के लिए 165 करोड़ थे। ठेका लेने से पहले पैसे पहले थे, ठेका बाद में नहीं। फिर आप कहते हो कि साहब मैंने तो पारदर्शिता की। जब आप पारदर्शिता कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट में मुकुल रोहतगी क्या कर रहा था, सॉलिसिटर जनरल क्या कर रहा था, एसबीआई क्या कर रहा था? आप तो स्विस बैंक के खाते खोल रहे थे, आप तो स्टेट बैंक का स्विस बैंक बना दिया, बनाया नहीं बनाया? इट्स ओपन फैक्ट, इट्स अ शेमलेस थिंग दैट दे कुड हैव एवर डन। अपने टीवी पे बैठ के कह रहे हो कि अगर मैं ना होता तो ये डिटेल्स कर जाती नहीं। आपने तो यू पुट इन योर एवरीथिंग कि भाई ये चीज बाहर ना आए। उसके बाद जो चंदा मिला बीजेपी को 8200 करोड़ रुपया से 58 करोड़ रुपये चंदा मिला अकेले। और जो क्विड प्रो को जिन कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं उनको 2400 करोड़ रुपए के ठेके में 24 लाख करोड़ के ठेके इन लिeu ऑफ दैट। और वो भी इतना गजब है, कुछ तो पत्रकार साथी है, TV9 का नाम सुना आपने, एक चैनल आता है उसकी कंपनी में 1365 करोड़ रुपए की TV9। और वो क्या काम करते हैं, इंजीनियरिंग और ये सारे काम, टनल्स, आपके क्या पावर प्लांट्स, हाइडल प्लांट्स, इंजीनियरिंग, हाईवेज। तो 24 लाख करोड़ रुपया क्विड प्रो को में गया है कि मैंने आपको दिया और आपने उसके लिए मुझे टेंडर्स दिए या जो भी फेवर दिए, दिस वे और दैट, या मेरी कॉस्ट बढ़ा दी टेंडर की, जो आप सारे जानते हैं सारी चीजें। उसके बाद कहते हैं एक बड़ा ही ग्लेरिंग एग्जांपल और है, टोरेंट फार्मा नाम सुना होगा आपने, हम सब दवाई खाते हैं। टोरेंट फार्मा महाराष्ट्र की एक कंपनी है, उस पर प्रॉपर्टी टैक्स आया, प्रॉपर्टी टैक्स हम सब भरते हैं, तो 285 करोड़ रुपए का उसका एस्टिमेट बना महाराष्ट्र में, 285 करोड़ रुपए आपको जमा करना है इस फाइनेंशियल। तो वो पहुंचे श्रीमान फडणवीस के पास 2019 में, उन्होंने कहा कि साहब ये तो हम नहीं दे पाएंगे। उसने कहा कोई कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, वन टाइम एग्जेम्पशन दे दी, 285 करोड़ माफ और 185 करोड़ बीजेपी को दे दी, 100 मेरे बच गए, 185 आप लगे, सरकार कर गया, सरकार तो भी इट्स ओपन एंड चेक केस। मैं नाम भी बता रहा हूँ, बहुत डेट बता रहे थे, रिपोर्ट्स बता रहे थे। दिस इज हाउ दे आर डूइंग, दे आर ब्लीडिंग द स्टेट एक्सचेकर विद 1000 कट्स। और फिर क्या कहते हैं कि सब नहीं, एग्जैक्टली लिए सब, गन पॉइंट पे सब नहीं ले सकते। सीबीआई ईडी किसके पास है? इसमें जो अनएथिकल पार्ट है वो क्या है? एक है इसमें अनएथिकल पार्ट है सीक्रेसी, सीक्रेट क्यों होना चाहिए, खुला होना चाहिए, क्या दिक्कत है? और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इनका जो आपने यूज करके जिस तरीके से किया सीबीआई ईडी, आज आपने नोटिस किया, कल उसका अटैच किया, परसों भी अटैच किया, और फिर वो सारे इलेक्ट्रॉनिक ये जो चीज। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस सारे के अंदर पूरी सरकार ने आज बीजेपी के या किसी नेतृत्व में इसकी कोई ऑनरशिप ली है? कोई इसको घोटाला मानने के लिए तैयार है, कोई मिसएप्रोप्रिएशन मानने के लिए तैयार है। और अपोजिशन भी रहने का ही बात है, उनको रह नहीं कर सकते हैं, व्हाट एल्स। तो जिस डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे थे बाहर जब हम बाहर करे हुए थे, ये हमारे यहाँ पर कुछ और माहौल बन गया है। और माहौल क्या है कि हम कहते कुछ है, करते कुछ है और सुनते कुछ और। ये नैरेटिव वैसे नहीं है, दिस इज विद ए प्री प्लान्ड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। आप क्या अपना दिमाग को तो मैं गुद कर दूं और उसके बाद सारी वही फीड हो जो हम चाहते हैं हमारे अपने चैनल्स के जरिए, अपने तमाम संवाद सूत्रों में। और डेमोक्रेसी आज यहां लाकर खड़ी कर दी गई है कि आप किसी से सवाल पूछ के देखिए, बहुत वैलिड सवाल, भाई मेरे स्वास्थ्य का बता दो, मेरी दवाई का बता दो, मेरी शिक्षा का बता दो। जिस दिन आपने सवाल पूछ लिया, इट हर्ट्स देम वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, और फिर आप देशद्रोही हो गए। तो ये सारी जो स्थिति है
डेमोक्रेसी इज वन पार्ट, लेवल प्लेइंग फील्ड इज अदर पार्ट, लेकिन ओवरऑल वेलबींग ऑफ द सोसाइटी इज द मेन पार्ट. आर वी देयर? आर वी समवेयर क्लोज टू दैट? वी आर नॉट. फॉर द वेरी सिंपल रीजन, वो जो बार बार दिया एक बात का आया था, वो छोटे छोटे थे कि भगत सिंह पड़ोसी क्या होना चाहिए. ये जो स्थिति है, आज देश में इतना बड़ा कांड हो गया, 64 करोड़ में बोफर्स में आपने सरकार मुद्दी मार दी थी, और आज 200 अरब रुपए. और ओपन एंड शट केस है. किस दिन आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड लिया, किसको दिया, किस दिन आपको टेंडर मिला, किस दिन आपका टैक्स माफ हुआ, किस दिन कैबिनेट ने आपको. इसमें आपने एक चीज नहीं जोड़ी कि 31 फार्मेटिकल कंपनियां हैं जो नकली दवाइयां बनाते हुए पकड़ी गई, सब पर केस आज सैंपल थे. हाँ, सबके सैंपल फेल थे. सब स्टैंडर्ड कंपनी है, सैंपल फेल. और वो कौन सी कंपनी है? मैंने महाभाषण में कहा, कैंसर की, हार्ट की, और जो सबसे ज्यादा लाइफ सेविंग ड्रग्स, कोरोना के दौरान तो सारा ही हुआ. कोरोना का जो वैक्सीन था वो अपने आप में एक स्टोरी है. आप एक और भूल गए सर कि बीफ का जो सप्लायर था वो सारे उसने 50 करोड़ रुपए दिए हैं. गौ माता की जय बोलते हैं और बीफ सप्लायर को कंटिन्यू करने के लिए 50 करोड़ रुपए. ये तो पारदर्शिता है. दिस इज व्हाट द ट्रांसपेरेंट करप्शन इज. लेकिन कमाल ये देखिए कि इसके बाद भी कहीं कोई पीड़ा नहीं है. इतनी शर्मनिरपेक्षता, शर्मनिरपेक्ष हो गई. धर्मनिरपेक्ष में छोड़ा था, ये शर्मनिरपेक्ष हो गई. और हकीकत में कहूं बहुत दुख के साथ, शर्मनिरपेक्ष हम भी हो गए. ये है सबसे बुरी बात. आर वी ऑन द रोड्स? नो. व्हाई वी आर नॉट? कोई और आ जाए. ये जो डेमोक्रेसी का नैरेटिव है ना, ये प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी नहीं. आई एम सॉरी, दिस इज रिग्रेसिव. एंड दिस विल लीड अस टू नोवेयर. दिस विल लीड अस टू वर्स. जो यहाँ पर रोहतक शहर के अंदर आप सारे साथी, में आज से बचपन से देखा है, यही सारे साथी थे जो लगातार इस सुनने सुनाने की सारी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं हिस्सेदार रहे. लेकिन क्या हमने इस सारे को मल्टीप्लाई करने के कुछ काम किए? और नहीं किए तो क्यों नहीं किए? और क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये जो डेमोक्रेसी है ये अर्जित है. हमारी पीढ़ियों ने इस पे खून बहाए बने. और जब हम बच्चे थे तो क्या कहा करते कि साहब पत्रकारिता का बड़ा योगदान था देश को आजाद कराने में. वो तो मैंने देखा नहीं. लेकिन एक बात की गारंटी है कि इस देश को गुलाम कराने में हमारा योगदान है. जहां आज हम खड़े हैं, जहां आज इस रास्ते पे हम जा रहे हैं, उस गुलामी की तरफ जो उसकी इबादत लिखी जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं हम सबसे ज्यादा दोषी. ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि मैं अपने रोजगार के लिए लाला की नौकरी करूंगा, छोड़ दी. मन में नहीं आया, छोड़. लेकिन समझौता नहीं. हम सारे साथी जो भी तो केवल एक बात मान के चले कि घर बैठने से नहीं. बाकी आप जितने भी सवाल जवाब पूछना चाहें, जो भी है, मैंने जान के डॉक्टर साहब सारे वो जो और सारी कंपनियां जान के जिक्र नहीं. फिर ये रामायण परसों तक चलते, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे चीजें हैं जब आप खोलोगे लिस्टों को, उसमें डिफाल्टर कंपनियां हैं. वो दोनों इसलिए थे अत्री जी कि वो ज्यादा सेंसिटिव है. 2 लाख करोड़ रुपया जिन कंपनियों के ऊपर कर्जा है और जो घाटे में, उन्होंने 586 करोड़ दे दिए और वो भागेंगे. 2 लाख करोड़ रुपया जिनके ऊपर लोन है वो पे नहीं कर रहे हैं, दे आर द बैड डेट्स. वो क्या करेंगे? भाजिए, पहले भी भागेंगे. और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो आप सब साथियों को एक बहुत ब्रीफ में 16 लाख करोड़ रुपए केवल बैड लॉन्स राइट ऑफ की. तो कहते हमने माफ नहीं किए राइट ऑफ. एक ही बात होती है, वैसे पट्टा खाने जाते टैक्स तो वहां बता देंगे अच्छे से, बोला हमने राइट ऑफ की. मैं तो यही मानता हूँ पट्टा लिखा 16 लाख करोड़ रुपया पट्टे का तरीका माफ कर दिया, छोड़. किसी गरीब के 16 पैसे छोटे आज तक. अकेले पेट्रोल और डीजल में पिछले 9.5 साल में 30 लाख करोड़ रुपया सरकार ने, 30 लाख करोड़, एंड इट इज स्टिल ऑन. आप सोचिए, किसी गरीब स्टूडेंट का शिक्षा का ऋण माफ किया आपने? किसी किसान का आज तक कोई कर्ज माफ किया आपने?
किसी महिला को पोषण के नाम पर किसी और के नाम से, तुम किसके लिए काम करते हो? और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह के इस केस को खत्म कर रहा हूं, फिर इंटरेक्शन बात आएगी। आप सबको एक चीज आपने ऑब्जर्व नहीं की, जो सबसे प्रिय मित्र है उसकी किसी कंपनी का नाम नहीं आया, 1 रुपए का नहीं, दूसरे का आ गया, उसका नहीं आया। तो सुब्रमण्यम स्वामी का वैसे तो मुझे उसकी तमाम सीमाओं का पता है क्या है, लेकिन उसकी एक बात मुझे बड़ी पसंद आई। उसने कहा चाचा ही भतीजा, भतीजा ही चाचा, वो प्रूव